सर एक सवाल है, ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? अब देखते हैं मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने फैसला बदल दिया तो हम भी स्ट्राइक वापस लेंगे। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या कोई खास वजह है? मेडिकल फील्ड में है कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से ये कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि अगर उन्हें नजरअंदाज करते रहे तो नुकसान तो पेशेंट्स को उठाना पड़ेगा। ये बात भी आप जानते हैं। स्ट्राइक के जरिए आम जनता को पता चल जाएगा कि जो डॉक्टर्स पेशेंट्स की मदद करते हैं वो किन हालातों से गुजरते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। सर आपको हमें जवाब देना होगा। नर्स किम, डॉक्टर ये कहाँ है? पीडियाट्रिक्स में गए होंगे, लिनोल से मिलने। आज वो अकेली ऑन कॉल डॉक्टर है, इसीलिए गए होंगे। अरे मेरा मतलब था, अच्छा कभी डॉक्टर्स डेटिंग सुना है? डॉक्टर्स डेटिंग? कौन से डॉक्टर्स? इससे तो मेरी हिंट भी समझ नहीं आती। ओ, हमारे स्ट्राइक की न्यूज़ नहीं आई क्या? ओ, न्यूज़ तो आई है, पर ये हमारे बारे में है। ओ, ये क्या? डॉक्टरों का दावा है कि लाभहीन विभागों को एक तरफा बर्खास्त किया जा रहा है। ये सच नहीं है। मेडिकल सपोर्ट के बारे मेडिकल सपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की पूरी तरह से जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यह संघर्ष मेडिकल प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका कारण लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो आजकल हमारी मेडिकल फील्ड में आम बात है। मेडिकल प्रोफेशनल्स के विरोध के बावजूद हमने हमारे हॉस्पिटल के लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में पेशेंट के ऊपर हुई डायग्नोसिस की अच्छे से जांच की है। यह सब करके हमें पता चला दवाई देने की गलती की वजह से एक पेशेंट की मौत हो गई थी। इस केस को हम अनफॉर्चुनेटली अचीवमेंट मान सकते हैं। नहीं रुको, स्टेटमेंट को बदल दो। दिल दहलाने वाली दुर्भाग्यवश सफलता मान सकते हैं। बदल दिया सर। हमारे हॉस्पिटल ने उसी वक्त पेशेंट की फैमिली से कांटेक्ट करके उन्हें सारा सच बता दिया। उसके बाद स्ट्राइक को रोकने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हर किस्म की कोशिश जरूर करेंगे। हम वादा करते हैं। दैट्स ऑल। Announcement of strike. Sankuk University Hospital, ऑब्गाइन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और इमरजेंसी मेडिसिन को समाप्त करने के निर्णय के विरोध में लेकिन घर वाले कंप्लेन कर रहे थे बच्चा आधी रात को नींद से उठता है। नहीं, क्लैमॉक्सिन कंटिन्यू करो। हम सिर्फ QID को TID कर रहे हैं। ओके सुनो, सॉरी। कौन? केमी एजेंट का PRN चेक किया था, लेकिन कितना हाई था? तो फिर डिनोगिन शुरू करो। ओके मैं थक गई अभी और बहुत काम बाकी है। ये रेजिडेंट वाला काम तुम क्यों कर रही हो? क्या है ये? करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इतने सारे पेशेंट्स तुम्हें क्यों दिए हैं? बाकी फेलोज कहाँ हैं? शायद रिलोकेशन की तैयारी में होंगे। तो उनके काम भी तुम करने लग जाओगी क्या? कुछ भी? गैंग 1-2 में इससे भी कम स्टाफ है। अरे लेकिन सारा काम तुम पर क्यों? अच्छा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया, पर अब करूंगी तो उल्टी हो जाएगी। हाँ, चलो चलते हैं। अब शायद हमारे पास टाइम नहीं है और हम सब स्ट्राइक पर जाते हैं या नहीं इससे प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट को क्यों फर्क पड़ेगा? वो हमेशा अपनी मर्जी से शेड्यूल्स बदलते हैं। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मैंने तो बस यूं ही गेस किया था। ज्यादा खुश मत हो, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल गलत है। जो हुआ वो सच है।
हमारा देश भले ही छोटा हो पर सबका ध्यान सोल पर रहता है। वैसे भी इतनी बड़ी बात कभी ना कभी बाहर आनी ही थी। अगर वजह असली होती तो कौन कंप्लेन करता? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे तो लगता है ज्यादा दिन सोल में रहना ठीक नहीं होगा। पर अगर फोर्स किया तो जाना ही पड़ेगा ना। गई तो नहीं ना, बस सोच रही थी। जब तक फोर्स नहीं करोगे कौन जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, इस हॉस्पिटल से सब लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम। क्या? मैं क्या? तुम नहीं जा सकती आज तो, बिल्कुल नहीं। आज तुम ऑन कॉल डॉक्टर हो, जितने भी पेशेंट्स आएंगे सबको अटेंड करना पड़ेगा। जिन्नू, हाँ आ रही हूँ। कितना ड्रॉप हुआ? सुनो, स्किन टैक्स तो प्लास्टिक सर्जरी में आएगा ना, तो हमारे चार्ज में क्यों डाला है इसको? ये बात तुम डायरेक्टली गार्डियंस को समझा सकती हो, है ना? हाँ? अरे तुम हो इतने करीब हो कि सांसें महसूस हो रही है तुम्हारी। मैं तो कुछ अलग ही समझा था। मैंने सुना कुछ प्रोफेसर्स फेलोज से ज़्यादा काम करते हैं। किसी एक इंसान को इतना सारा काम देना सही नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा शेड्यूल कौन बना सकता है? हाँ, मैंने नहीं बनाया है, पर हाँ बेट लगा सकता हूँ कि रिस्ट्रक्चर टीम का काम होगा। रिस्ट्रक्चर टीम ज़रूर मिस्टर कू के ऑर्डर होंगे। बदला तो नहीं ले रहे ना? उनके कहने पर जाने से मना किया इसलिए। अगर ऐसा ही होता तो वो सिर्फ एक को सज़ा क्यों देते? तुम्हें पता है, मैंने भी एक दोस्त को, उसके दोस्त को बहुत काम है, ऐसी शिकायत किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से करते हुए पहले सुना है। डॉक्टर ली नोल की जगह हम किसको बुलाएं सर, बताइए? आपको बुलाएं? हाँ, मुझे बख्श दो। एक तो हमारे पास स्टाफ कम है और ये कल रात ड्यूटी पर था। हमारे हॉस्पिटल ने उसी वक्त पेशेंट की फैमिली से कांटेक्ट करके उन्हें सारा सच बता दिया। उसके बाद स्ट्राइक को रोकने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हर किस्म की कोशिश जरूर करेंगे। हम वादा करते हैं। हम अगर स्ट्राइक पर गए तो मिस्टर कू चुप रहेंगे क्या? हमारे खिलाफ उनके पास सबूत है। मिस्टर कू से पीछा छूटा भी तो दूसरा कोई उनकी जगह पर आ जाएगा। लड़ने के लिए ये फाउंडेशन बहुत बड़ी है और उन्हें निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे डॉक्टर्स ने मिलकर उनके खिलाफ बगावत की तो फाउंडेशन किसी बेहतर इंसान को भेजेगी। या अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने ज्यादा खतरनाक बंदे को यहाँ भेज दिया तो? देखिए, पहले तो मिस्टर कू को निकलवा देते हैं और अगले अपॉइंटमेंट में शामिल होते हैं। लेकिन ये फैसला चेयरमैन का होगा, हमारी कौन सुनेगा? नहीं, हमने पॉलिटिशियंस को एंटरटेन किया है, लॉयर्स, जजेस, चेयरमैन्स की बीवियां, तो फिर ये लोग हमारे कब काम आएंगे? हमें कनेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, मना नहीं करेंगे। हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कि प्लान सबमिट करो उनके इनॉग्रेशन से पहले। यानी 10 दिन में अब क्या करेंगे? अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि ऑफिशियल हो इसे खत्म करना होगा। मैंने बताया था ना, मेरे साले ने कहा मिस्टर कू कोई आम आदमी नहीं है। कार्गो यूनियन इतनी स्ट्रांग है लेकिन उसने उसे भी तोड़ दिया था। वो 40 का भी नहीं है। डायरेक्टर ली, आप चौथी बार अपॉइंट हुए हैं। डायरेक्टर के रूप में 4 टर्म है। ये कैसे हुआ? सबने आपको चुना।
यानी सब लोग अपने डायरेक्टर को आदर्श समझते हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए। हाँ, डायरेक्टर सर, माफ कीजिएगा, आपने कहा था कि कोई इंटरव्यू के लिए पूछे तो बताना। हाँ, क्या कहा? सेगल 21 से कॉल आया है, क्या आप बात करना चाहते हैं? सेगल 21? सेगल 21 मीडिया इंडस्ट्री में नए हैं। मैंने ये नाम कहाँ सुना? सेगल, दैट्स इट। पर आप क्यों नहीं देना चाहते? सर, आपको इंटरव्यू देना पसंद है ना? डायरेक्टर, तो शायद मैंने गलत सुना होगा। ओके, ठीक है फिर। ये वही है, इन्होंने हाजोंग के वारिस को एक्सपोज किया था। इसलिए वो मुझे जब वो आए तब ब्लड प्रेशर 130/80 था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं संभाल लूँगा। उनका मोर्टालिटी कॉन्फ्रेंस शेड्यूल हमें क्यों भेज रहे हैं? ठीक है। मैं भी अगर तुम्हारी तरह हैंडसम होता तो खुद ब खुद चला जाता। हैंडसम होने का इससे क्या लेने देना है? शक्ल की बात मत करो यार, बहुत बुरा लगता है। इंटरव्यू दे देना ठीक 7 बजे। क्या? उस प्रेसिडेंट ने अपनी पहली चाल चल दी है, अब हम काउंटर अटैक करने वाले हैं। कैसे हम स्ट्राइक पर जाने पर मजबूर हो गए, ये बात उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं क्योंकि तुम सब जानते हो। बस इतना ध्यान रखना कि बात करते वक्त कहीं भी हाजोंग ग्रुप का नाम सामने मत आने देना। मैंने सुना है कि सेगल 21 में एंटी अथॉरिटी रिपोर्टर्स भरे हुए हैं, इसलिए ज्यादा मत बताना। सेगल 21? अरे हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने वेरिकोस वाले पेशेंट को ऊपर भेजा था? हाँ, मैंने ही भेजा था, वही ना जिसकी डेथ हुई थी। थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए। एनेस्थीसिया डेथ के लिए हमें क्यों बुलाया जा रहा है? कैंसर सेंटर जैसा ना हो इसलिए क्या? अरे उसने बोला होगा शायद इसीलिए। किसने? और कौन बोलेगा? तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, पर डॉक्टर यांग का पता नहीं। तुम्हें मॉर्टेलिटी कॉन्फ्रेंस हैंडल करना है और इंटरव्यू देना है, दोनों संभाल लेना, ठीक है? लेकिन डायरेक्टर, उसमें मुश्किल ही क्या है, तुम सब कुछ जानते हो। हमारी यूनिवर्सिटी में हम एक दूसरे की गलतियों से सीखने के लिए मोर्टेलिटी कॉन्फ्रेंस रखते हैं। गलती से? जी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम सबके सामने अपनी गलती कबूल करें। ये वार्निंग नहीं लगती आपको? वो हमेशा इसी तरह इंटरफेयर करेंगे। पिछले 1 साल से यहाँ कोई नया नहीं आया। हम सब दिन रात काम करके थक चुके हैं। उन्हें हमारी मेहनत के बारे में एक बार भी सोचना तो चाहिए ना। उल्टा वो हमें शर्मिंदा करने पर तुले हैं। डायरेक्टर, आप यहां सिर्फ सर्जरीज करने आते हैं? एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है।
इस स्ट्राइक के लिए सब डॉक्टर्स मिलकर खड़े हैं। और वो इसलिए क्योंकि किसी ने डिपार्टमेंट रिलोकेशन की बात बता दी। नहीं तो यहाँ पर लोग इतने सेल्फिश हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू देखें तो सांकुक हॉस्पिटल, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से पीछे हैं। हम 4th रैंक पे हैं सर। मार्केट शेयर डोमिनेट नहीं करते हैं, ऊपर से प्रॉफिट भी खास नहीं है। लेकिन इम्प्रेसिव बात यह है कि हम टॉप 5 में अब भी कायम है सर। टॉप 5 के अलावा जो हॉस्पिटल्स है वो इस लेवल पर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक पल में हम ये स्टेटस खो सकते हैं। हर जगह पैसा कमाने का तरीका सेम होता है। पैसा कमाने के 2 बेसिक मेथड्स हमारे पास हैं, कंज्यूमर से निचोड़ कर निकाल लेना या फिर लेबर कॉस्ट को कम कर देना। कौन सा मेथड अपनाना चाहिए? लेकिन हमारे कंज्यूमर्स पेशेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ाना ठीक नहीं होगा। अगर वो 3 डिपार्टमेंट्स निकालते हैं तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा सर। ओआर यूटिलाइजेशन का क्या? ओआर यूटिलाइजेशन देखें, अगर हम 3 ऑपरेटिंग रूम्स रखते हैं खासकर इमरजेंसीज के लिए, तो फिर 12% से यूटिलाइजेशन रेट बढ़ जाएगा। 35 ऑपरेटिंग रूम्स है, उनमें से सिर्फ 3 यूज किए गए तो रेट इतना बढ़ जाएगा। वो कैसे? सर्जन्स को सर्जरीज के लिए वेट करना पसंद नहीं आता, तो 2 सर्जरीज एडवांस में रिजर्व करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ सर्जरीज डिले होती हैं तो यूटिलाइजेशन गिरता है। अगर हॉस्पिटल कुछ सर्जरीज के लिए स्पेशलिस्ट हैं तो उनके लिए ऑपरेटिंग रूम्स स्पेशलाइज्ड होती हैं। हालांकि इस हॉस्पिटल का ओवरऑल इवैल्यूएशन बहुत बढ़िया है सर, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी स्पेशल सर्जरी नहीं होती। यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के बाद भी किसी सर्जरी में नुकसान होगा क्या? ये बहुत ही आम बात है सर। पेशेंट सर्जरीज के पैसे नहीं देते हैं, इसलिए हॉस्पिटल बची रकम नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस से वसूल करती है, लेकिन कभी कभी वो रकम पूरी भी नहीं मिलती। पहली बार हम ऐसे हॉस्पिटल को इवैल्यूएट कर रहे हैं सर, इसीलिए बातें सामने आई। ज्यादा प्रोडक्शन नुकसान की वजह बनता है। तो इसका मतलब हमें लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए इंश्योरेंस से कितनी रकम आएगी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम पेशेंट्स को वही ट्रीटमेंट्स ऑफर करेंगे जो इसमें कवर्ड नहीं है। इससे पेशेंट पूरे पैसे देगा। बता दूं, ट्रीटमेंट्स में प्राइस लिमिट सेट नहीं होती। ओके, तो हम हमारे हॉस्पिटल में 3 ऑपरेटिंग रूम्स ही रखते हैं। ओके। नॉन कवर्ड ट्रीटमेंट्स की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मोटापा, बाल झड़ना, स्मोकिंग छोड़ना और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। छोटे और मिड साइज हॉस्पिटल्स कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में माहिर होते हैं, तो इसकी वजह से कहीं सॉरी सर। मिस कांग, आप बताइए, पेरेंट्स का फ्यूनरल कहाँ रखना चाहेंगे आप? क्या? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है। आप फ्यूनरल कहाँ रखते सर? हमारे देश में जो फ्यूनरल होम्स है ना, वो सिर्फ फ्यूनरल प्रोसेस के लिए नहीं होते। सोसाइटी में मेरा सोशल स्टेटस क्या है और मैंने क्या क्या किया है ये दिखाने के लिए होते हैं। जो लोग ये नहीं सोचते कि मरने के बाद उनका क्या होगा, वो लोग भी अपने पेरेंट्स को गांव के फ्यूनरल होम्स में नहीं ले जाते। सोचा है क्यों? क्योंकि उनकी इमेज खराब हो जाएगी। फ्यूनरल बिजनेस और हेल्थ एग्जामिनेशन सेंटर्स को एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि फ्यूनरल में लोग कंजूसी नहीं करेंगे और हेल्थ सेंटर्स में गारंटीड प्रॉफिट होगा। इसी के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस को भी बढ़ा दो। ओके। और साथ ही होंगसोंग चैन की मीटिंग फिक्स कर दो, क्यूएल के चेयरमैन के साथ। ओके। और हाँ, मुझे एक सब्सिडरी स्टार्ट करनी है, पता करो वो कैसे करते हैं। जी, मैं पता करता हूँ सर। और क्या तरीके हैं पेशेंट से ज्यादा पैसे निकलवाने के? एक तरीका है, जब मेरा जॉर्डन बीमार था तब सर्जरी का खर्चा बहुत हुआ था। आपका बेटा इतना बीमार कब था? ओह नहीं नहीं, बेटा नहीं, मेरा कुत्ता। क्योंकि पेट इंश्योरेंस नहीं होता। कितना खर्चा हुआ याद नहीं, पर काफी हुआ था। सर, मेडिकल एरर के बारे में मीडिया आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, क्या करना है? हम जैसे आम लोगों को ये सब समझ नहीं आता, तो डॉक्टर जो बोलते हैं उस पे भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा मेनिंजाइटिस था और कहा कि उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। इसे हत्या नहीं तो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट को नहीं बताते तो हम अभी भी। यानी सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट कू से पता चला था? हाँ, अगर वो नहीं बताते तो कभी पता नहीं चलता कि डॉक्टर ने ये बात छिपाई थी। कम से कम उन्होंने हमसे माफी तो मांगी, लेकिन मेरे पति नहीं रहे।
तो उनकी मौत गलत दवाई लेने की वजह से हुई, पर डॉक्टर्स ने आपको नहीं बताया, बल्कि मैनेजमेंट ने इस बात का पता लगाया। मुझे नहीं पता। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जिस रेजिडेंट की गलती थी उसे एक्सपोज कर दिया। शायद उसका फर्स्ट ईयर होगा। ये टाइमिंग अजीब नहीं लगता? इस खबर से स्ट्राइक की खबर ही दब गई। उन सब से हमें क्या करना है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। वैसे भी अंदर की बात क्या है क्या पता। मॉम। ओह सनबू, कैसे हो मेरे बच्चे? ओह, इतना पतला जैकेट क्यों पहना है? हाँ, अभी गर्मी नहीं शुरू हुई है, बाहर ठंड है। कम से कम स्कार्फ ही पहन लेते। ठंड कहाँ है मॉम, गर्मी हो रही है। मुझसे बहस मत करो। इतनी ठंड में ऐसे कैसे रह सकते हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन समझ अभी भी नहीं आई है। अच्छा, जाते हुए इसे घर ले जाना। तुम्हारी फेवरेट है ये स्कैलियन किमची और प्रेस्ड लोटस रूट। इसे बनाने में पूरा दिन चला गया। तो क्या आप यूरोप से हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई? क्योंकि यूरोप से लाने लायक कुछ भी नहीं था। सारी अच्छी चीजें यही मिलती है। स्कैलियन किमची जिन्वू को पसंद है, मुझे नहीं। भूल गई क्या? मैं नहीं खाता। 30 साल के हो गए हो लेकिन खाने में बिल्कुल बच्चे की तरह। सब कुछ खाना चाहिए, समझे? मुझे देखकर लगता है क्या कि मैं कुछ नहीं खाता? आईने में खुद को देखा है, बिल्कुल पतले हो गए हो। अच्छा, और नहीं तो क्या। अच्छे से खाया पिया करो, समझे? तुम भी ना। हेलो, प्लीज उस टेबल पर चले जाइए। सर, आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? 2 ड्राइड कोरवीना प्लीज। श्योर। तो यूरोप में क्या अच्छा लगा? फ्रांस? स्पेन। वहाँ खाना थोड़ा सॉल्टी था। हाँ, लेकिन वहाँ के मर्द हद से ज्यादा हैंडसम थे। हाँ? ऐसा लग रहा था जैसे हर मिनट में नया जेम्स बॉन्ड जा रहा है। उफ, और जब सन ग्लासेस पहनते थे तो मूवी स्टार्स लगते थे। फिर तो आपके पति बोर हो गए होंगे। अरे वहाँ की औरतें देखो तो। मॉम। वो कह रहे थे कि अगले साल सोलो ट्रिप पर जाएंगे। जगह का नाम क्या था? सैंटियागो। हाँ, वहीं पर यंगस्टर्स ट्रैक के लिए जाते हैं ना। और हाँ, कह रहे थे कि जिन्वू को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। ऐसा कहा क्या? थैंक्स किस लिए? क्या हुआ? उनके भाई को कोलाइटिस हुआ था तो वो जिन्वू के हॉस्पिटल में गए थे। मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन्वू ने उसके कलीग को कहा था कि उनका ख्याल रखे, और सबने इतना ख्याल रखा जैसे वो कोई वीआईपी हो वहाँ पर। बड़े खुश हो गए थे। वाह, तो आपने भाव खाया कि नहीं कि आप एक डॉक्टर की माँ हैं? ये कोई पूछने वाला सवाल है? हाँ, और मेरा एक नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। हाँ, वैसे भी इस उम्र में दौलत का घमंड करने से बेहतर है बच्चों पर नाज करना। डॉक्टर की माँ, डॉक्टर की माँ।
लेकिन तुम्हारे भाई ने क्या कहा? किस बारे में? कह रहा था कि हॉस्पिटल में स्ट्राइक है। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। हाँ वो तो है, हॉस्पिटल में होता है तो कॉल नहीं उठा पाता। सनवू, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। जल्दी कीजिए। आराम से, बस ये स्कार्फ लगा दो तुम्हें। ठीक है, बस हो गया। आज की क्लास कैसी थी? हाँ, घर चलते हैं। बाहर ठंड है। डायरेक्टर ली के जाने के बाद से सब कुछ बदल गया है। बहुत बुरा हुआ। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ अगर पता होता कि ऐसा होगा तो उन्हें एक कॉल कर लेती, आखिरी बार उनसे बात करती। मॉम, रोइए मत। फ्यूनरल पर जब फोटो देखी उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके फ्यूनरल पर आप गई थी? हाँ, मैं गई थी। अपने पति के साथ? नहीं, वो क्यों आएंगे? वो तो उन्हें जानते भी नहीं। तो मैं आ जाता। मैं बस अकेली चली गई। तो भैया हॉस्पिटल गई थी तो उसे लेकर जाती। मैं ईआर के पास से गुजरी तो थी पर वो बहुत बिजी था। मैंने दूर से देख लिया बस। तो मैं उसे बुला लूं? हाँ, वो आएगा या फिर हम दोनों वहां भी जा सकते हैं। हाँ, हेलो, बाहर आ सकते हो? उसे कहो वो बिजी है तो हम आ सकते हैं। हाँ, मॉम है साथ में। तो नहीं आ सकते? उसकी मीटिंग है अभी। अरे ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये लो, तुम लो। इसके कांटे निकाल दिए हैं, आराम से खा सकते हो। ओहो, कितने बड़े हो गए हो। नहीं, बच्चा ही हूँ। ट्रक एक्सीडेंट, चेस्ट और पेल्विस को हिट किया है। सीटी निकालो, सर्जरी करनी पड़ेगी। पता करो कोई कार्डियोथोरैसिक सर्जरी से है क्या। ओके। टीए इमरजेंसी सर्जरी हो सकती है 15 मिनट्स। ओके। और तो बाद में पहले जीएस को जल्दी से बुलाओ। ओके। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, सीटी के लिए लेकर जाओ। ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड टेस्ट करो। जी सर। के रोजेट अवेलेबल हैं डॉक्टर, 2 एक घंटे बाद मिलेंगे। हाँ। सीजर्स, ट्यूब रेडी है।
इसी वक्त? ठीक है, समझ गई। डॉक्टर जो फ्री हो गए हैं वो शुरू कर सकते हैं। आप हाय, सॉरी मैं लेट हो गया। वैसे शायद आप सेगुल 21 से आई हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं चॉइस सो ह्यून हूँ, ये मेरा कार्ड है। मैं ये जिनवो, ये मेरा कार्ड। मैं पहली बार किसी ये जिनवो से मिली हूँ। उससे कहो कि तुम कईयों से मिल चुके हो। बोलो, चुप क्यों हो? हाँ, ये नाम कॉमन नहीं है। एक बार फिर आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर ये जिनवो से मिलना है। वो एक इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अरे आपने क्यों नहीं खाया? वैसे उस पेशेंट की तबीयत कैसी है अब? क्या? बहुत खून बह रहा था। नॉर्मली अगर कोई मीटिंग के लिए 1 घंटा लेट आता है तो मैं उसका इतने पेशेंटली इंतजार नहीं करती। आई एम सॉरी। आप तीसरी बार माफी मांग रहे हैं। मुझे लगता है आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। सुनिए। क्या? मैं भी अपने लिए कॉफी ले आऊं? ओह हाँ। हेलो। हाय, एक आइस्ड अमेरिकानो। जी श्योर सर। सुंदर है। तुम जाते क्यों नहीं हो? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इसे कहीं देखा है। पूछ लो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? चुप करो। बहरेमी की हद है, जिंदगी नर्क बना दी है उसने। नहीं तो मुझे इन पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने की क्या जरूरत है। थोरैसिक में तो केओस है ना? और हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में दखल नहीं देते क्योंकि हम जानते हैं कि काम कैसे चलता है। लेकिन ये समझता क्या है? हमें जज करने की औकात है क्या इसकी? डॉक्टर का डी भी नहीं जानता ही है। आपको नहीं लगता चीजें सुधारने के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए? कैंसर सेंटर में ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में दखल नहीं देते। तो वो तुम थी? क्या मतलब? हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ने स्ट्राइक के खिलाफ वोट दिया था। मैं अब समझा, तो वो तुम ही थी। हाँ, तुम अकेली जिसका साथ दे रही हो, उसने बदले में तुम्हें इतना सारा काम दे दिया। मैंने साथ नहीं दिया। तुम ही संभालो। कितना बेरहम है।
सच में। हाँ, क्या कह रही थी आप? हाँ, आप परफॉर्मेंस बोनसेस के बारे में कह रहे थे। परफॉर्मेंस बोनसेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमें बोनस नहीं चाहिए। फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स बेचने वाले सेल्समैन को जो बोनस मिलता है, ये बोनस वैसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये बोनस उसे मिलता है जो टेस्ट देता है और जो महंगी सर्जरीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका खर्चा मिलियंस में होता है, जबकि वो सस्ते में भी हो सकते हैं। सर्जरीज का तो और भी बुरा हाल है। यानी पूरी तरह डॉक्टर्स के जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसकी शुरुआत तब से हुई जब से नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हॉस्पिटल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल एरर से मौत होने की जो खबर है, वो सच है या मैनेजमेंट की बनाई हुई बेतुकी कहानी? नहीं, कहानी नहीं है। अगर सच है तो नए मैनेजमेंट को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्या ऐसे एरर्स अक्सर होते हैं? हॉस्पिटल में कई एरर्स होते हैं, सही कहा ना? कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के सवालों पर लोग खामोश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें से कई सवाल ऐसे होते हैं जो उलझन में डाल सकते हैं। सच कहूँ तो किसी को सवालों के जाल में फंसाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और सवाल का जवाब ना देना भी एक जवाब है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मेडिकल एरर्स अलग अलग लेवल्स के हो सकते हैं। लेवल्स के बारे में बताओ। नियर मिस, एडवर्स, सेंटिनल एरर। खतरे के हिसाब से ये 3 एरर लेवल्स होते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि कौन से एरर में सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ, और एरर किससे हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन एरर, नर्सेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एरर और फार्मासिस्ट्स डिस्पेंसिंग एरर। कभी कभी तो पेशेंट से भी एरर हो जाता है। मतलब गलतियों को भी नाम दिए गए हैं। अगर गलतियों को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, यानी बार बार गलतियां होती रहती हैं, ये बात तो क्लियर है। हम लोग भी तो इंसान ही हैं। अगर ऐसी बात है तो उस एरर को पब्लिकली अनाउंस करने में डर कैसा? हाँ, किसी पेशेंट की जान गई तो, और धोखे से ये बात लीक हो गई तो क्या होगा? लीक करेगा कौन? बहुत सारे राक्षस हैं यहाँ। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, लीक कौन करेगा? अरे मैंने क्या किया? बेकार में। तुम्हारा फोकस तो बस अपने प्रॉफिट पे ही रहता है, तो फिर एरर से क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों बात अलग अलग कैसे हैं? दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एंड प्रॉफिट जुड़े हुए हैं। अभी नौसिखिए हो बेटा। अगर आप कहें तो आर्टिकल लाइव होने से पहले आपको भेज सकती हूँ, अगर कुछ चेंज करना हो तो। हाँ, प्लीज़ भेजिएगा। अच्छा, वैसे क्या क्या हम इससे पहले कभी कहीं मिले हैं? अच्छा, क्या ये आपकी पिकअप लाइन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे सच में लगा कि हम पहले कभी मिले हैं, तो इसलिए पूछा। आपका वक्त देने के लिए थैंक यू। कोई आने वाला था क्या? कौन है? मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। कौन? डॉक्टर ली नोल। पर वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब पहचाना मैंने।
मैं पीडियाट्रिक्स से डॉक्टर ली नोल हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, अब तक आपने सारे वार्ड्स नहीं देखे हैं ना? अगर आप एक बार देख लेंगे तो शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। अभी आप फ्री हैं क्या? मैं आपकी गाइड बन सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अब तक सोए क्यों नहीं? मेरी मॉम कब आएंगी? अभी रात हो गई है ना, वो कैसे आएंगी? अभी सो जाओ, कल उनसे मिलेंगे। चलो अंदर जाओ, और बीमार हो गए तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। चलो जाओ, गुड नाइट। ये जनरल वार्ड है और आगे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। मेरी मॉम कब आएंगी? तुम्हारी मॉम जल्दी आ जाएंगी बेटा, अब अंदर जाकर सो जाओ। उस बच्चे को क्या हुआ? निमोनिया हुआ था। इसके पेरेंट्स कहाँ? उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। यहाँ बच्चा बीमार है और पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसकी माँ उसे लेकर आई थी, शुरू शुरू में आया करती थी। अब उसकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई है तो उसे यहाँ रखने में ज्यादा खर्चा नहीं होता। हमेशा तो नहीं रह सकता, जल्दी चला जाएगा। इस तरफ। इन्हें शूज के ऊपर पहन लीजिए और हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। साइनोसिस है? नहीं, आज साइनोसिस तो नहीं है, लेकिन अब तक इस बच्चे का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हुआ है। ब्लड प्रेशर पर नजर रखना।
इसकी माँ को प्रीक्लैम्पसिया हुआ था। तब हमें लगा था हाइपोक्सिया से इसे खो देंगे। कंगारू केयर हमने कुछ साल पहले ही शुरू किया है। उससे पहले बच्चों को माँ के पास देना मना था। आज 74 डेज के बाद पहली बार माँ और बेटे एक दूसरे को छू पा रहे हैं। जो बच्चे 2.5 किलो से कम होते हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है और इस वार्ड में डॉक्टर्स बच्चों का खास ख्याल भी रखते हैं। हर वार्ड क्रिटिकल होता है। डॉक्टर ली, मैं बस अभी आई। हेलो, कितने बजे? फिर शायद हर्निया हो सकता है। थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। 1 मिनट सर। हाँ सुन रही हूँ। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। मुझे जाना होगा। बाय। बेकार में इन्हें सब कुछ बताया। ये तो सच में बेरहम है। मुझसे अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछा तुमने? मॉम, मेरी मॉम। एक्सक्यूज मी। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ चलो उठो उठो, आराम से आ जाओ। चलो सो जाओ। चलो चलो चले। तुम्हारी मॉम जल्दी आ जाएंगी बेटा, कोई बात नहीं।
मक्खी चली जाएगी मुंह में। आपको कहीं जाना है सर? घर ले चलो। तुम सोए नहीं? सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, कम से कम इस बार खा लेना। हॉस्पिटल की न्यूज़ देखी? मॉम ने भी देखी थी, चिंता हुई तो मिलने आई थी। मॉम को तो हर बात की चिंता होती है। डायरेक्टर ली के फ्यूनरल पर मॉम अकेली ही चली गई थी। वो शायद अकेले रहकर क्लोजर चाहती थी। कैसा क्लोजर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जानते तो हो ही उनके रिश्ते के बारे में। उनका रिश्ता ठीक हो सकता था। क्या बोले जा रहे हो? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो जैसे उनका कोई अफेयर था? हाँ, क्या तुम ये भूल गए कि जब हम डायरेक्टर ली से मिले थे तब वो शादीशुदा थे? अगर नहीं होते तो अच्छा रहता। अरे वो मॉम के टाइप के नहीं थे। उस जिंदगी से बोर हो जाती मॉम, पता है ना। पहले ही उन्हें किसी से मिलने देना चाहिए था, फिर वो डायरेक्टर होते या कोई और। हम सोचते थे कि मॉम को हिफाजत की जरूरत है। रहने दो। और हाँ, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? टीवी तो ऑन करो। पहले खा लो ना, खास तुम्हारे लिए भेजा है। मैं सोई नहीं हूँ। रूम में जाकर सो जाइए। तुम्हारे पापा के खर्राटे सुने हैं? यहाँ मत सो, रूम में जाकर सो जाओ। अच्छा मॉम, बचपन में मैं अक्सर बीमार पड़ता था क्या? कौन सा बच्चा बीमार नहीं पड़ता? तुम बीमार हो क्या? नहीं नहीं, ये सब बोल के डराइए मत। तुम्हारा हॉस्पिटल न्यूज में दिखा रहे थे। तो फिर क्या दिखाया उन्होंने? चलिए मैं आपको ऑन साइट पर हमारे संवाददाता के पास ले चलता हूँ। वो इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। देखिए जो अभी तक खबर निकल के आ रही है।
डॉक्टर्स का कहना है कि वो नुकसान है और आराम की जरूरत है। Drive me home of my own for the breakdown is to be a little dreamer. Keep running, rain or shine. Had to a thousand rainbows. Now I'm knocking on the door. I need the door wide open. Why I'm gone. डायग्नोसिस के 15 महीने बाद जो मेडिकेशन दिया गया था वो डॉक्टर यांग का है। वही है। ये अजीब नहीं लग रहा? आजकल हॉस्पिटल में बहुत कुछ अजीब ही हो रहा है। मैं वेरिकोज वेन डेथ के बारे में बात कर रहा हूं सर। बाकियों का पत्थर फेंकना काफी नहीं है, अब तुम भी। कुछ साल पहले तो शुरू करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन से डॉक्टर यी जिन वू से। पेशेंट वेरिकोज वेन सर्जरी के लिए 7 अप्रैल को एडमिट हुआ था। उसे बहुत दर्द था, चलने में भी तकलीफ हो रही थी और जैसे कि इसे सब समझ में आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? शो ऑफ करने के लिए आया है। शो ऑफ? मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया और अल्ट्रासाउंड करने के बाद कार्डियोथोरैसिक सर्जरी को ट्रांसफर किया क्योंकि उसे वेरिकोज वेन्स इशू था। पेशेंट्स ने कहा था दूसरे हॉस्पिटल ने उसे वेरिकोज वेन्स हैं ये कंफर्म किया था और उन्होंने उसे नाफ्टाजोन प्रिस्क्राइब किया था। ये जानने के बाद भी आपने उसे एग्जामिन क्यों किया? उस वक्त इनिशियल डायग्नोसिस हुए ऑलमोस्ट 15 महीने बीत चुके थे और पेशेंट ने 4 महीनों तक नाफ्टाजोन भी नहीं लिया था, इसलिए उसकी करंट कंडीशन पता करने के लिए इनिशियल एग्जामिन किया था। और कुछ खास मिला? नहीं मिला सर, हमारे डिपार्टमेंट का उतना ही काम था। एनेस्थीसियोलॉजी से डॉक्टर चो यंग जिन। जी। आप बताइए कॉज ऑफ डेथ क्या था? एनाफिलैक्टिक शॉक था कॉज ऑफ डेथ सर। 8 अप्रैल को लगभग 3:15 को पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से रोबिनल और मेडाजलम दिया गया था। उसके बाद 2.5% सॉल्यूशन के साथ पेंटाडल एडमिनिस्टर किया गया था। उसके बाद एनेस्थीसिया के समय पेशेंट के वाइटल साइंस थे ब्लड प्रेशर 110/80, हार्ट रेट 80 बीट्स पर मिनट और ब्रीदिंग रेट था 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एनेस्थीसिया देने के 15 मिनट बाद पेशेंट का बीपी 90/50 तक ड्रॉप हुआ। इसके 10 मिनट के बाद प्रेशर 50/30 हो गया था। हार्ट रेट बढ़कर 140 बीट्स पर मिनट हुआ और पेशेंट शॉक में चला गया था सर। पेशेंट के सर्जिकल कंसेंट फॉर्म पर एनाफिलैक्सिस के बारे में मेंशन किया था।
वो जैसा कि पहले इमरजेंसी मेडिसिन ने कहा, एनेस्थीसिया से पहले सर्जरी करने के बारे में बात नहीं हुई थी, तो पेशेंट को भी पता नहीं होगा। शॉक के अलावा कुछ बताना है? दरअसल पेशेंट को स्लाइड ब्रोंकियल स्पैज़म हुआ था, लेकिन डॉक्टर यांग के कहने पर मैंने डोपामिन और एफेड्रिन एडमिनिस्टर किया था। तो उसके बाद पेशेंट की हालत कैसी थी? अगले 15 मिनट पेशेंट हाइपोटेंसिव रहा था, फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियोथोरैसिक। डॉक्टर यांग जुनहुई, शॉक डायग्नोसिस से शुरू करके आपने और लिए हुए एक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए। लो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ने के अलावा पेशेंट को ब्रोंकियल स्पैज़म भी हुआ था। आर्टेरियल ब्लड गैस और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट नॉर्मल था। सिर्फ ब्रोंकियल स्पैज़म आया था और एनाफिलैक्टिक शॉक डायग्नोसिस किया था। एपिनेफ्रिन कब एडमिनिस्टर की थी? एक्चुअली डायग्नोसिस के बाद कंटिन्यूअस आईवी से एडमिनिस्टर की थी। जस्ट 1 मिनट। आईवी से ही क्यों? डोसिंग एरर या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादातर आईवी देने से ही होता है। ये तो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल भी है। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? वो पेशेंट की स्किन रेड थी। जब मैंने बैंडेज निकाला उसके पूरे शरीर पर रैशेस आए थे। तब तक उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी काफी ड्रॉप हो चुका था। मुझे लगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन काम नहीं करेगा, तो मैंने आईवी से एडमिनिस्टर किया था। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आपका फैसला था। चार्ट में मेंशन किया गया था कि सर्जरी के आखिरी में डॉक्टर जू को बुलाया गया था। अब दूसरी वजह वो आईवी देने की दूसरी वजह थी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के साइंस दिख रहे थे। ये सवाल आईवी देने के बारे में है। ये फैसला क्यों लिया के बजाय फैसला किसका था, ये बताइए। ये मेरा फैसला था। तो उसके बाद क्या हुआ? हार्ट स्टॉप्ड और उसकी मौत हो गई। एनेस्थेसिया से एनाफिलैक्टिक शॉक में जाने के कितने चांसेस हैं? जी 10,000 में से एक। इसके चांसेस 10,000 में से एक होते हैं। मैं डॉक्टर जू क्युंग मून, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी डायरेक्टर, ग्योंगसांग नामडू गिम्हे से हूं। वहां पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई भी वहीं की। 2013 में मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने पेशेंट्स खो दिए थे। 160 पेशेंट्स, सारे चले गए जब वो हॉस्पिटल बंद हुआ जिसमें मैं काम करता था। मैंने एक मेडिकल सेंटर को बंद होते हुए देखा है। मैंने अनगिनत कमेंट्स पढ़ी हैं। लापरवाही हो, टैक्सेस की बर्बादी, बदतमीजी, बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई कमेंट्स हॉस्पिटल को दोष दे रहे थे और उसे बंद करने पर सहमत थे। यहां मेरे कलीग्स को शायद यह बात अच्छे से पता है कि हम पर क्या गुजरी थी। पुरानी फैसिलिटीज और शिकायतों के बावजूद बच्चे, बूढ़े और गांव के सभी लोगों को सरकारी हॉस्पिटल पर ही निर्भर होना पड़ता था।
जरूरतमंदों को छोड़ने की असली वजह थी आर्थिक नुकसान। हर साल हॉस्पिटल का 300 से 400 बिलियन इतना ज्यादा नुकसान होता था। हर साल 300 से 400 बिलियन, ये एक बड़ी रकम है, सारा टैक्स का पैसा है। जबकि ग्योंगसैंग नाम 2 का सालाना बजट पता है आपको? वो होता है 12 ट्रिलियन। 10% सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वहां उनकी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। मेरा हॉस्पिटल बंद हो गया क्योंकि 300-400 बिलियन का नुकसान, जो बजट के 0.025% है। मुझे यह सवाल पूछना था, क्या 300-400 बिलियन का नुकसान इतना ज्यादा लगता है? उन पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी? असली प्रॉब्लम हॉस्पिटल बंद होना नहीं था। हॉस्पिटल में कई प्रॉब्लम्स थे, हां मैं मानता हूं, लेकिन अगर प्रॉब्लम पता चलता है तो उसे ठीक करने का मौका भी मिलना चाहिए। हॉस्पिटल बेहतर बन सकता था, पर उसे बंद किया गया। उस सरकारी हॉस्पिटल को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया। प्रेसिडेंट कू, थोरैसिक डिपार्टमेंट में हमेशा से स्टाफ की कमी रही है। लोग तुरंत हमें उसकी वजह बताते हैं। जवान डॉक्टर्स आसान फील्ड चूज करते हैं जहां उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। हालांकि सारे जवान डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। तो फिर क्यों हर साल पूरे देश से मुश्किल से 20 स्पेशलिस्ट ही ग्रेजुएट होते हैं? हॉस्पिटल्स थोरैसिक केयर में इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि सर्जरीज महंगी होती हैं। हॉस्पिटल्स उन्हें हायर नहीं करते, काम की जगह नहीं होती। फिर भी हम ऑपरेटिंग रूम में जाते रहेंगे। फिर भले हम पर यह इल्जाम लगे कि 10,000 में से एक पेशेंट की हत्या हुई।